देखिए ये लॉस ऑफ मोशन का मैंने रिवीजन कराया थ्रू क्वेश्चंस। थ्योरी बेटे मैं नहीं पढ़ा सकता, इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं कि हम क्लास की थ्योरी डिस्कस करें। इस वक्त तो मैं बस क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं और ये मान के रिवाइज करा रहा हूं कि थ्योरी आपने पढ़ ली है, आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन कर ली है, तो क्लास के जो नोट्स हैं उसकी थ्योरी आपने पढ़ रखी है। उस थ्योरी के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पास्ट में वो मैंने रिवाइज करा है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मुझे लगा कैटेगरी वाइज जरूरी है रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर से, वो मैंने रिवाइज करा दी। मैंने आपसे कहा था मैं 99% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लूंगा, क्योंकि मेरा काम है क्वेश्चन की कैटेगरी रिवाइज कराना, और ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी प्रेजेंट है, तो मैंने उन्हीं को रिवाइज कराया है। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि कुछ कैटेगरी मिसिंग है तब मैं आपको अलग से एक दो क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन इस चैप्टर में तो जितनी कैटेगरीज रिवीजन के लिए जरूरी थी सब प्रीवियस ईयर में थी, तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए सब प्रीवियस ईयर में बेटे आ चुके हैं सब। ए हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टॉप, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल टॉप है जिसके ऊपर एक चेन लाई कर रही, कैसे वो बताएगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड टेबल इज 0.25, then maximum fraction of length of chain that can hang over the edge of table। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप है, ये ग्राउंड है, ये टेबल के सपोर्ट है जिस पे टेबल खड़ी है। इस टेबल के ऊपर एक चेन रखी है, चेन का कुछ पार्ट टेबल पे रखा है, कुछ पार्ट वर्टिकली हैंग कर रहा है। इस तरह से पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना पार्ट हैंग कर सकता है। देखिए जब ये पार्ट आप ऐसे रखेंगे तो अगर आप इस हैंगिंग पार्ट का एफबीडी बनाएं तो हैंगिंग पार्ट पे नीचे तो उसका वेट लगेगा कितना। आप मान लेते हैं ये हैंगिंग पार्ट की लेंथ x है, तो टेबल के ऊपर की लेंथ कितनी होगी l माइनस एक्स। अगर पूरी चेन l लेंथ की है, L में से अगर x पार्ट हैंग कर रहा है तो जो बचेगा वो टेबल पे रखा होगा। अब आपको पता है टोटल लेंथ L के पास टोटल वेट होगा mg, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 के पास कितना वेट होगा mg बाई l, और 1 पे इतना है तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग x पार्ट का वेट कितना होगा mg बाई l इंटू एक्स। तो जो पार्ट हैंग कर रहा है उस पर एक फोर्स तो नीचे उसका सेल्फ वेट लगेगा, कितना लगेगा mg x बाई l, और चेन का अपर पार्ट उसे अपनी तरफ खींचेगा विद टेंशन T। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन होती है वैसे चेन में भी टेंशन होती है, तो ये इसका सेल्फ वेट चेन को नीचे खींच रहा होगा और चेन की टेंशन उसे ऊपर खींच रही होगी। इस पे दो फोर्स लगेगी। तो इस पे आते हैं जो पार्ट टेबल पे रखा है, इस पे कितने फोर्स लगेंगे। इस पे एक तो अगेन इसका वेट लगेगा mg, कितना अगेन यूनिटरी मेथड ही लगेगा बेटे। टोटल लेंथ l के पास कितना वेट है टोटल mg, तो 1 मीटर के पास कितना होगा mg बाई l, तो फिर l माइनस एक्स पार्ट पे कितना वेट होगा mg बाई l इंटू l माइनस एक्स, इतना वेट। ठीक है, इतना वेट आ जाएगा। ओके, अब टेबल ऊपर की तरफ एक नॉर्मल भी देगी, चेन की टेंशन उसे आगे खींचेगी ऐसे, और टेबल पे फ्रिक्शन है, जब टेंशन चेन को आगे खींचेगी तो टेबल का फ्रिक्शन उसे अपोज करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये उस पार्ट का एफबीडी जो टेबल पे रखा, तो जो पार्ट हैंगिंग पोजीशन में उसका एफबीडी ये है, जो पार्ट टेबल पे रखा है उसका एफबीडी ये है आपका। ठीक है, मैंने दोनों के एफबीडी अलग अलग बना दी। अब हैंगिंग पार्ट के एफबीडी पे मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाता हूं, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई, ऊपर टी नीचे उसका वेट mg x बाई एल, एक्सेलेरेशन 0 है। ये पार्ट हवा में हैंग कर रहा है, चल ही नहीं रहा, गिर नहीं रहा है। अगर ये हवा में रुका हुआ है, लटका हुआ है, यानी कि स्टेशनरी, एक्सेलेरेशन नहीं है इसके पास, तो यहां से टी कितना आ गया बेटे mg x बाई एल। हैंगिंग पार्ट पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया मैंने y। अब मैं
टेबल वाले पार्ट पे लगाता हूं सेकेंड लॉ, पहले y में लगाता हूं। अब मैं लगा रहा हूं उस पार्ट पे जो टेबल पे, ऊपर नॉर्मल है, नीचे उसका सेल्फ वेट है mg/l l माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां से n की वैल्यू आ गई mg/l l माइनस एक्स, नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब मैं अगेन जो पार्ट टेबल पे है उस पे सेकेंड लॉ फिर से लगाऊंगा x में। आप उसका एफबीडी देख लीजिए, x में आगे t है, पीछे फ्रिक्शन है, कितना आएगा ये, आगे t पॉजिटिव x में, पीछे फ्रिक्शन, एक्सेलेरेशन अगेन 0 है, बॉडी मूव नहीं कर रही, चेन रेस्ट पे है, तो t किसके बराबर आ गया, f। अभी आपने t निकाला था हैंगिंग पार्ट से, ये रहा, तो ये वाला t यहां पुट कर दीजिए, कितना आया था, mg/l, और फ्रिक्शन, उसने आपसे कहा मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ चेन बताओ, वो मैक्सिमम फ्रैक्शन बताओ जो हवा में हैंग कर सकता है। अगर आपको मैक्सिमम फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लेना होगा, म्यू एस एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन होती है। चलिए mg/l, म्यू की वैल्यू दी है 0.25, 0.25 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, और n की वैल्यू अभी निकाली आपने, ये रही, ठीक है, ऐसे ये रहा, चेक कर लीजिए। अब ये यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखिए mg से mg कैंसिल होगा, l से l। अब 4 को इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर कर रहा हूं, ये 4 इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x इक्वल्स टू l माइनस एक्स, उधर l माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स को 4x में ऐड कर दें, 5x इक्वल्स टू l, तो x आ गया बेटे l/5। एक काम करो, 5 को उधर ले जाओ, l को नीचे, तो x/l की वैल्यू आ गई 1/5। फ्रैक्शन पूछा था ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो जिस चीज का फ्रैक्शन निकालना हो उसकी वैल्यू को उसके टोटल से डिवाइड कर दो, किसी भी वैल्यू को अगर टोटल वैल्यू से डिवाइड करो तो फ्रैक्शन आ जाता है। आपको किसका फ्रैक्शन चाहिए था, फ्रैक्शन ऑफ हैंगिंग पार्ट, तो हैंगिंग पार्ट की लेंथ x है, उसे टोटल से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन आ गया 1/5। 1/5 फ्रैक्शन हवा में हैंग कर सकता है, मगर ध्यान रहे आपने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ली है, तो ये मैक्सिमम पार्ट है जो हवा में हैंग कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर आपने इससे ज्यादा हैंगिंग पार्ट करेंगे, अगर इससे ज्यादा पार्ट को आपने हैंग कराया, चेन हवा में गिर जाएगी, चेन स्लिप करेगी टेबल से और जमीन में गिर जाएगी, इससे ज्यादा आप हैंग नहीं करा सकते। अच्छा ये फ्रैक्शन आ गया है, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज भी आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं किसमें दिए हैं, परसेंटेज में दिए हैं, वो इंटू 100 कर दो, ठीक है, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को इंटू 100 करोगे तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 20%। इससे ज्यादा को आप हैंग नहीं करा पाएंगे, तो मैक्सिमम 20% को आप हैंग करा सकते हैं, इससे ज्यादा को हैंग नहीं कराएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बना रखा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ चेन which can hang over table वो बराबर आता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू अपॉन फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू +1 इंटू 100। ये शॉर्टकट डायरेक्ट लग जाएगा, म्यू अवेलेबल होता है, म्यू रखते आंसर आ जाएगा। अच्छा ये परसेंटेज देगा, 100 हटा दो तो फ्रैक्शन आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर अगर उसने उल्टा पूछ लिया, ये तो आपको ये बताएगा मैक्सिमम कितना पार्ट हैंग कर सकता है, उसने अगर ये पूछ लिया कि कितना मैक्सिमम पार्ट टेबल पे रह सकता है, ठीक है ऐसा बेटा, अगर 20% हैंग कर सकता है तो 80% टेबल पे रह सकता है, टोटल 100% तो होता है। आपका शॉर्टकट ये बता देगा कितना पार्ट हैंग कर सकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में 20% हैंग कर सकता है, तो बेटा अगर 20% हैंग कर रहा है तो टेबल पे कितना रखा होगा, 80% रखा होगा, ठीक है।
तो वो तो आप खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस शॉर्टकट से आपको हैंगिंग पार्ट पता लग जाएगा, जितना परसेंट हैंगिंग है 100 में से उसे माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना परसेंट टेबल पे रखा। अगेन ये क्वेश्चन मिक्सचर है काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन का। क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइन। देखिए यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री का, जिसपे एक बॉडी स्लाइड कर रही है डाउन द कितना एक्सेलरेशन से, ए से। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल स्पीड क्या थी, 0। स्लाइड डाउन 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। देखो वो कहना चाह रहा है कि अगर एक बॉडी को मैं इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट से छोड़ दूं तो नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो उस टाइम के ट्वाइस होगा अगर यहां पे फ्रिक्शन ना होता। इसका मतलब अब फ्रिक्शन है। अगर अब फ्रिक्शन है तो अब जो टाइम लगेगा वो ट्वाइस लगेगा उस टाइम के अगर फ्रिक्शन ना होता। देखो अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं ऊपर से नीचे तक, S इक्वल्स टू यू डेल्टा टी हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर। यू तो 0 है, लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पहले मैं रफ इंक्लाइन पे फॉर्मूला लगाता हूं, डिस्टेंस लेट अस से एफ, एस एक्सेलेरेशन। रफ इंक्लाइन पे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, लेट अस से टाइम t1। ये अब ये फॉर्मूला मैं फिर से लगाता हूं इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब डिस्टेंस तो वही रहेगा, बस फ्रिक्शन हटा देना है, यानी कि म्यू को हटा देना है। अगर मैं म्यू को 0 पुट कर दूं तो क्या बचेगा, जी साइन थीटा बचेगा। और अब टाइम कितना लगेगा, लेट अस से t2। मैंने सेकेंड इक्वेशन 2 बार लगाई। क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड डाउन 45 डिग्री इंक्लाइन। रेस्ट से शुरू करते हुए हमारी बॉडी एक इंक्लाइन पे स्लाइड हुई है। कैसे इंक्लाइन पे, 45 पर। तो मैंने इस पे सेकेंड इक्वेशन लगा दी, u 0 पुट कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। डिस्टेंस s लिया, एक्सेलेरेशन मैंने रफ इंक्लाइन का लिया, ये फॉर्मूला क्लास में पढ़ते हैं। अगली बार भी वही डिस्टेंस लिया, वही इंक्लाइन, मगर इस बार मैंने फ्रिक्शन को हटा दिया, म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दी। रफ इंक्लाइन पे टाइम t1 लगा था, इस पे t2। अब दोनों s को इक्वेट कर देता हूं तो यहां से क्या आएगा बेटे, यह आएगा हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी साइन थीटा t2 स्क्वायर। दोनों s को इक्वेट कर दिया। दोनों s बराबर क्यों लिखे, लिखा है ना सेम डिस्टेंस। ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स to slide down the same distance in the absence of friction। जितना टाइम रफ इंक्लाइन पे लगेगा वो ट्वाइस होगा उस टाइम के जो स्मूथ इंक्लाइन पे लगेगा, कवरिंग द सेम डिस्टेंस। अगर s डिस्टेंस रफ पे चले फिर उतना ही s डिस्टेंस स्मूथ पे चलेगी, तो रफ का जो टाइम लगेगा वो स्मूथ के ट्वाइस लगेगा। ये गिवन, इसलिए मैंने s क्या कर दिए, इक्वल। अब यहां पर देखो बेटा कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट करो, साइन 45 माइनस म्यू के कॉस 45। टाइम रफ का टाइम, रफ का टाइम ट्वाइस है स्मूथ के टाइम के, तो अगर स्मूथ का टाइम t2 है तो t1 की वैल्यू होनी चाहिए 2t2 साइन 45 t2 का स्क्वायर। ये रहा, ठीक है। अब अगले पेज पे जाऊंगा बेटे मैं। अगले पेज पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 भी कितना है 1/√2, और 2t1 का स्क्वायर होगा 4t2 स्क्वायर। पीछे आया था ना बेटे, देखो हमने t1 की वैल्यू क्या पुट कर दी थी, ट्वाइस ऑफ t2, तो उसका स्क्वायर आ गया 4t2 स्क्वायर।
यहाँ पे sin 45 1/√2 T2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/√2 भी थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस म्यू के इंटू 4 इक्वल्स टू 1। अब 4 को उधर ले जाए, 1 माइनस म्यू के, ये आ गया 1/4 यानी कि 0.25। 0.25 को उधर ले जाओ, म्यू के को उधर, 1 माइनस 0.25 के बराबर आ गया म्यू के, तो यहां से म्यू के की वैल्यू आ गई 0.75। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है बेटे 0.75 के बराबर होगा। क्या पूछा है? यही पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड इंक्लाइन इज, कितना आ गया बेटे? 0.75। देखो यहां पर काइनेमेटिक्स का यूज हुआ है, लॉज ऑफ मोशन के नाम पे तो यह है कि लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूले लगे हैं। ये एक्सेलेरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के फॉर्मूले हम कहां पढ़ते हैं? लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो हमने इक्वेशन काइनेमेटिक्स की यूज की और एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले हमने किससे यूज कर लिए? लॉज ऑफ मोशन। ये क्लास में पढ़ते हैं। रफ इंक्लाइन पे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मूथ इंक्लाइन पे क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं विद डेरिवेशन। आपका क्लास टीचर पहले इन्हें डिराइव करके दिखाता होगा बाय कंसेप्ट, उसके बाद इनके फॉर्मूले बना देता, लेकिन वंस फॉर्मूले बन गए तो अब आप उन्हें डायरेक्ट लगा सकते हैं जब चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपल्स का है। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन बुलेट इज गिवन बाय दिस। ये फोर्स का फॉर्मूला दिया है बेटे, टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल फोर्स है, वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड टी इज इन सेकेंड। हमने एक बुलेट फायर की है गन से, और गन ने जो बुलेट पे फोर्स लगाया है वो इतना फोर्स लगाया है। द फोर्स ऑन बुलेट बिकम जीरो एज सून एज इट लीव द बैरल। हाँ ऐसी बात है, गन बुलेट पे फोर्स कब तक लगाएगी? जब तक वो गन के अंदर है। एक बार गन बुलेट गन से निकल गई तो फोर्स लगना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट? बताइए बुलेट पर इंपल्स कितना लगेगा? देखिए इंपल्स का जो फॉर्मूला है वो होता है इंटीग्रल एफ डी टी। वैसे तो इंपल्स के 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं इसको प्रेफर करूंगा। अच्छा यहां पर एफ कितना दिया है? गन ने जो बुलेट पे फोर्स लगाया है वो लगाया है 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 टी डी टी, ठीक है। और लिमिट मतलब इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं होता बेटे, आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट तो 0 हो गई जब से फोर्स लगना शुरू हुआ। देखिए अपर लिमिट के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसने लिखा है द फोर्स ऑन बुलेट बिकम 0 एज सून इज लीव द बैरल। देखिए गन के अंदर इनिशियली बुलेट थी, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तभी तो बुलेट को वेलोसिटी मिली है। अब गन बुलेट पे जब फोर्स लगाएगी तो लगातार नहीं लगाती है, गन बुलेट पे सिर्फ उतनी देर फोर्स लगाती जितनी देर वो बैरल में रहता है। एक बार बुलेट बैरल से निकल गई उसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो ये जल्द ही फोर्स 0 होने वाला है, और फोर्स 0 होते ही इंपल्स भी बंद हो जाएगा। इंपल्स तो पैदा ही फोर्स की वजह से होता है। तो आप ये चेक करो कि फोर्स 0 कब होगा? जब ये फोर्स 0 हो जाएगा तो इंपल्स लगना भी बंद हो जाएगा, वही हमारी अपर लिमिट होगी, यानी कि फाइनल टाइम हो जाएगा। जरा देखो फोर्स 0 कब होगा? फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 टी। फोर्स को 0 पुट करो, इस नेगेटिव टर्म को इधर ले जाओ, और देखो बेटा यहां से आपको टाइम मिल जाएगा, यहां से टी आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड के बाद फोर्स 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? द फोर्स ऑन बुलेट बिकम 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल। फोर्स उस समय 0 हो जाएगा जब आपकी बुलेट गन के बैरल से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड में बुलेट गन को छोड़ चुकी होगी, और जब बुलेट गन से निकल गई तो इंपल्स लगना भी बंद हो जाएगा। तो जो इंपल्स लगेगा वो 0 से बस इस टाइम तक लगेगा। कितना टाइम है बेटा? ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 0 सेकेंड पे आपने गन फायर की थी और 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पे फोर्स लगना बंद हो गया, यानी कि बुलेट गन के बैरल से निकल के जा चुकी। अब इंपल्स निकालेंगे बेटा।
इंटीग्रेशन अंदर ले जाओ, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये दो इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, इंटीग्रल वेरिएबल का होता है ना कि कांस्टेंट का। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले जाओ। अब एक dt का इंटीग्रल होना है, एक t का। dt का इंटीग्रल t होता है 2 इंटू 10 की पावर 5, t का इंटीग्रल होता है t स्क्वायर बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, ये इंपल्स तो आ गया, अब लिमिट पुट करनी रह गई है। अब आपको पता है जो इंपल्स आपका आया है वो कितना आया बेटे, हमारा इंपल्स निकल के आया है 600t माइनस 10 की पावर 5t स्क्वायर। अब इसमें लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट है 3 इंटू 10 की पावर -3। अब आपको पता लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं। जो भी वेरिएबल है वहां पर, यहां पे t वेरिएबल है, उसकी जगह अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, अब वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। हर जगह लिमिट पुट करने का तरीका सेम होता है, पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस, फिर वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट। इन्हें मल्टीप्लाई करो 1.8 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करो 0.9, और वो अगले दो टर्म तो पूरे 0 हो गए हैं। तो यहां से देखो बेटा इंपल्स कितना आ गया, 0.9 आ गया। तो आपकी गन का बैरल, बुलेट पे जो इंपल्स लगाएगा वो इतना इंपल्स लगाएगा। चेक कर ली, 0.9 न्यूटन सेकेंड। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। देखिए बेटे, फ्रिक्शन मोस्ट रिलेटिव को अपोज करते हैं, बात तो सही है, क्लास में पढ़ाया जाता है कि फ्रिक्शन मूवमेंट को अपोज नहीं करता, वो रिलेटिव मूवमेंट को अपोज करता है। यानी कि अगर बी ए के रिलेटिव आगे जाना चाह रही है तो ए उस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। बेसिकली हम एब्सोल्यूट मूवमेंट नहीं देखते, रिलेटिव मूवमेंट देखते हैं। अगर ए बी के कांटेक्ट में है तो ये देखा जाएगा कि ए बी के रिलेटिव कहां जाना चाहती है, क्योंकि ए बी के कांटेक्ट में है, तो अगर ए बी के रिलेटिव आगे जाना चाहती है तो फिर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन मूवमेंट को नहीं बल्कि रिलेटिव मूवमेंट को अपोज करता है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। हाँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस एन होती है, या एन के प्रोपोर्शनल, ये भी ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन बाकी सारे फ्रिक्शन से कम होता है, स्लाइडिंग से भी कम होता है, स्टैटिक से भी, ये भी ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये गलत है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस हो या म्यू के, डायमेंशनलेस पैरामीटर से कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट भी नहीं होती है, तो ये गलत है बेटा। और इनकरेक्ट तो चूज करना था, चूज करोगे। इस क्वेश्चन में लिखा है ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ए पुशिंग फोर्स 20 न्यूटन एक्ट ऑन ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास है 5 kg और आपने इसके ऊपर एक पुशिंग फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का। अब फोर्स इंक्लाइन लगाया, इंक्लाइन में हम कभी नहीं काम करते। कंपोनेंट ले लीजिए, एक्स कंपोनेंट आएगा 20 cos 45 और y कंपोनेंट आएगा 20 sin 45। cos 45 को लिख सकते हैं 1/√2 और 20/√2 को लिख सकते हैं 10√2। ऐसे यहां पर 20 sin 45 में क्या होगा, sin 45 1√2 और 20/√2 को लिख सकते हैं 10√2। अब कैलकुलेशन वाला काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक ब्लॉक है 5 kg का जिस पर हमने एक इंक्लाइन फोर्स लगाया है, मैंने उसके कंपोनेंट ले लिए। क्यों? क्योंकि इंक्लाइन वेक्टर में काम करना मुश्किल होता है, कंपोनेंट में काम करना इजी पड़ता है। आगे लिखा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.2, ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो म्यू है 0.2 है। कौन सा म्यू? देखिए, जब एक म्यू दिया हो तो वही म्यू एस होता है, वही म्यू के, दोनों को बराबर मान लिया जाता है अगर एग्जामिनर एक म्यू देता है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर 15 सेकेंड, मुझे इस ब्लॉक की स्पीड चाहिए 15 सेकेंड के बाद।
अब देखिए स्पीड के लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो पहले मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा बेटे। इसके एफबीडी में नीचे इसका वेट आएगा mg, 5 kg का mg कितना होगा 50, ग्राउंड ऊपर की तरफ नॉर्मल देगा n ऐसे, और जो आपने फोर्स लगाया उसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव x में है 10√2, एक कंपोनेंट उसका नेगेटिव y में है 10√2, और आगे वाला 10√2 इससे आगे की तरफ पुश करना चाहेगा तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे आएगा इस तरह से, ये इसका एफबीडी बन गया। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं y में, तो y में ऊपर पॉजिटिव y में नॉर्मल है, नीचे 50 है और 10√2 भी नीचे है, इक्वल टू 0। क्यों? एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 इसलिए बेटे, मैं इसको अलग कर दूं बेटा, ये कंफ्यूज करेगा। ये एक्सेलरेशन 0 मैंने इसलिए लिया बेटे क्योंकि ग्राउंड के होते हुए आपका ब्लॉक y में मूव नहीं कर सकता, तो y में एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए, तो n आ गया 50 प्लस 10√2। यहां से सेकेंड लॉ इन y लगा के मैंने नॉर्मल की वैल्यू निकाली। अब मैं सेकेंड लॉ x में लगाऊंगा। सेकेंड लॉ x में लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। पॉजिटिव x में 10√2 है, नेगेटिव x में फ्रिक्शन है। कौन सा? सर क्वेश्चन में कहा फाइंड स्पीड आफ्टर 15 सेकेंड। स्पीड तभी निकाली जाएगी जब बॉडी मूव करेगी, इसका मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। आपकी बॉडी मूविंग बॉडी है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, और एन अभी निकाला आपने 50 प्लस 10√2, मास 5, एक्सेलरेशन एक्स में पता नहीं, लेटेस्ट से ए, एक्स में बॉडी मूव करेगी, उसका एक्सेलरेशन ए ले लिया। आपके क्वेश्चन में साफ लिखा है फाइंड स्पीड आफ्टर 15 सेकेंड, और इसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एक मूविंग बॉडी है, तभी तो स्पीड पूछेंगे हम आपसे। और मूविंग बॉडी पे फ्रिक्शन कौन सा लगता है बेटे? अगर एक सिंगल बॉडी ग्राउंड पे मूव कर रही है तो उनके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है म्यू के इंटू एन। अब इसको अंदर ले जाइए, 10√2 माइनस 0.2 इंटू 50 10, 0.2 अंदर ले जाओ, ये आ गया 2√2 इक्वल्स टू 5a। 10√2 माइनस 2√2 हो गया 8√2 माइनस 10 इक्वल्स टू 5a। अब √2 की वैल्यू नियरली 1.414 है, माइनस 10 इक्वल्स टू 5a, तो यहां से a निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.26 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। आपको एक्सेलरेशन मिल गया, मुझे स्पीड चाहिए, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, v इक्वल्स टू u प्लस a डेल्टा t। फाइनल स्पीड आफ्टर 15 सेकेंड निकालनी है, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 0.26, और आपको स्पीड चाहिए 15 सेकेंड के बाद, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये 3.9 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी अप्रोक्सीमेट। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 3.9 के आसपास है। ऑप्शन ए 3.9 के आसपास आ जाएगा, चेक कर लो।